गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं बीए सेमेस्टर थर्ड से सब्जेक्ट कोड CC7 जिसमें हमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1206 से लेकर 1550 ईस्वी तक पढ़नी है, इससे एक विषय आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। आज हमारे अध्ययन का विषय है एलीट क्लास इन सल्तनत पीरियड। एलीट यानी अमीर वर्ग, ठीक है। तो अमीर वर्ग या उमरा वर्ग के नाम से भी जानते थे इसको, एलीट या नोबल क्लास के नाम से भी हम इसे जानते हैं। सल्तनत काल में अमीर वर्ग की भूमिका, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। सल्तनत काल में अमीर वर्ग की भूमिका काफी विशिष्ट थी। शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए शासक वर्गों ने अमीर वर्ग का भरपूर सहयोग लिया। इसी सहयोग के माध्यम से सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था काफी मजबूत और सुदृढ़ रही। अमीर वर्ग सुल्तान एवं प्रजा के बीच एक कड़ी का कार्य करता था तथा शासन में पूरी रुचि रखता था। प्रशासन को सुविधा और परिस्थितियों की आवश्यकता के कारण सल्तनत कालीन शासकों ने राज्य को अनेक छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया था। इन इकाइयों को इक्ता कहा जाता था। इन इक्ताओं के प्रधान अमीर, मुफ्ती, नाजिम तथा वली इत्यादि नामों से जाने जाते थे। अलाउद्दीन के समय इक्ता दो प्रकार के हो गए थे। प्रथम वे इक्ता जो पहले से ही दिल्ली सल्तनत के अधीन चले आ रहे थे, और दूसरे प्रकार में वैसे इक्ता थे जिनको जीतकर उसी के समय में दिल्ली सल्तनत के अधीन किया गया था। दूसरे प्रकार के इक्ताओं में मुफ्ती अथवा वली को कुछ अधिक सैनिक अधिकार थे, जिससे वे अपने इक्ता को दिल्ली सल्तनत के पूर्ण प्रभाव में ला सके। इसके अतिरिक्त हिंदुओं, जो दक्षिण भारत के हिंदू थे, कि वे राज्य थे जिन्हें सुल्तान की अधीनता स्वीकार करके उसे वार्षिक कर देना आरंभ किया था। यद्यपि अपने आंतरिक शासन में वे स्वतंत्र थे। अपने अपने इक्ताओं में मुफ्ती अथवा वली को भी समस्त अधिकार प्राप्त थे जो सुल्तान को केंद्र पर प्राप्त थे। उसी प्रकार शासन का उत्तरदायित्व भी उन पर था। वे प्रत्येक वर्ष अपनी आय और व्यय की सूचना सुल्तान को देते थे और बचे हुए धन को केंद्रीय खजाने में जमा भी करते थे। शक्तिशाली सेनाएं रखते थे और आवश्यकता पड़ने पर वे सुल्तान की सहायता के लिए उपस्थित रहते थे। सुल्तान की आज्ञा के बिना वे राज्य के विस्तार के लिए युद्ध नहीं कर सकते थे, और जब वे सुल्तान की आज्ञा के अनुसार युद्ध करते भी थे तो लूटे हुए माल में से केंद्रीय सरकार का हिस्सा देते थे। लूटे हुए हाथियों और राज परिवार की स्त्रियों पर सुल्तान का एकाधिपत्य होता था। कोई भी मुफ्ती राजदंड, छत्र और सुल्तान की उपाधि ग्रहण
कर सकते थे। वे सुल्तान की भांति दरबार नहीं लगा सकते थे, अपने नाम से खुतबा नहीं पढ़ सकते थे और सिक्के भी नहीं चला सकते थे। परंतु दुर्बल शासकों के समय मुक्ति अथवा वली स्वच्छंदता पूर्वक व्यवहार करते थे। स्वच्छंदता पूर्वक यानी स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते थे। और लोधी शासकों के समय में तो उनके पास बड़ी बड़ी सेनाएं तथा हाथी भी थे, जिन पर अधिकांशतया सुल्तान का एकाधिपत्य रहा था। उस संपूर्ण युग में मुक्ति अथवा वली पर्याप्त शक्तिशाली थे। समय समय पर हुए विद्रोहों और राजवंश में परिवर्तन होने का यह एक बड़ा कारण था। मुक्ति और वली के नीचे प्रांतों में एक प्रांतीय वजीर, एक प्रांतीय अरीज और एक प्रांतीय काजी भी होते थे। प्रत्येक इक्ता में राजस्व वसूल करने के लिए अनेक अधिकारी भी होते थे। इक्ताओं के शासन की व्यवस्था बहुत कुछ मुक्ति अथवा वली की योग्यता और सुल्तान की शक्ति पर निर्भर करती थी। दिल्ली सुल्तानों की इक्ता व्यवस्था उनके शासन की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत में प्रचलित सामंती प्रथा को नष्ट करने और साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेशों को केंद्र से जोड़ने के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रणाली के रूप में इक्ता व्यवस्था का प्रयोग किया गया। इसका प्रारंभ सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। सुल्तान ने अपने दूरस्थ प्रदेशों में जिन बड़े सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति की, उनको वेतन देने की प्रथा के रूप में यह व्यवस्था आरंभ की। इन सैनिक अधिकारियों को सुल्तान ने अपने राजकोष से वेतन नहीं दिया, अपितु उन्हें एक निश्चित भूक्षेत्र इक्ता प्रदान किया, जिससे होने वाली वार्षिक आय से वे अपना वेतन प्राप्त करते थे। छोटे भूमि क्षेत्र के अधिकारियों को इक्तादार पुकारा जाता था और प्रांतीय या सूबा के स्तर के अधिकारियों को वली, मुक्ता, अमीर या मालिक कहकर पुकारा जाता था। वली या मुक्ता को प्रशासकीय तथा अन्य अधिकार भी प्रदान किए गए थे, जबकि छोटे इक्तादारों को ये अधिकार प्राप्त नहीं थे। 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक से पहले वली या मुक्ताओं ने सैनिक, प्रशासकीय और वित्तीय अधिकारों का उपयोग किया, परंतु इसके पश्चात उनके राजस्व अधिकारों को केंद्रीय अधिकारियों के निरीक्षण में कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी के समय दीवाने वजारत ने इक्ताओं की आय पर अपना नियंत्रण रखा। गयासुद्दीन तुगलक ने इस संबंध में एक और कार्य किया। प्रत्येक इक्तादार, वली या मुक्ता अपने साथ सैनिक रखने के लिए बाध्य था। गयासुद्दीन ने मुक्ता के व्यक्तिगत व्यय के लिए बाध्य किया। मुक्ता के
व्यक्तिगत व्यय और उसके सैनिकों पर किए जाने वाले व्यय को पृथक कर दिया, जिससे सैनिकों के वेतन में मुक्ता कमी न कर सके। बर्नी द्वारा लिखित तारीख फिरोज शाही में दिए गए विवरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि तुगलक शासकों के समय में मुक्ताओं की सेना की संख्या, उनका वेतन और उन पर किए जाने वाले अन्य व्यय भी केंद्रीय सरकार द्वारा निश्चित कर दिए गए थे। संभवतः पहले दो तुगलक सुल्तानों के समय में यह संभव हो सका था। फिरोज तुगलक और उनके उत्तराधिकारियों के समय में यह संभव नहीं हो सका। मोहम्मद तुगलक के समय मुक्ता से राजस्व अधिकार लेकर एक केंद्रीय अधिकारी वली उल खराज को दे दिया गया। इब्न बतूता के वर्णन से यह सिद्ध होता है कि मोहम्मद तुगलक के समय में प्रत्येक इक्ताओं में दो अधिकारी नियुक्त किए गए, एक अमीर या मुक्ता जो एक सैनिक अधिकारी था, दूसरा वली उल खराज जो इक्ता की आय को एकत्रित करते थे, अर्थात अर्थव्यवस्था से संबंधित अधिकारी था। इन मुक्ताओं का पद पैतृक नहीं होता था। ये सुल्तान के ऐसे सैनिक अधिकारी थे जो अपने अपने इक्ता या प्रांत में शांति स्थापित रखते थे, सुल्तान के आदेशों का पालन करते थे, लगान और अन्य करों को वसूल करने में सहायता देते थे। आवश्यकतानुसार सुल्तान की सहायता के लिए अपने सैनिकों को उपस्थित करते थे और सुल्तान की आज्ञानुसार अपने इक्ता का शासन करते थे। वे अपने इक्ता की आय से अपना वेतन, अपने सैनिकों का व्यय और प्रशासन पर किए जाने वाले व्यय को निकालकर बची हुई धनराशि को केंद्रीय खजाने में जमा भी करते थे। सुल्तान के अधिकारी मात्र होने के कारण उनका अधिकार अपने इक्ता पर ना तो स्थायी होता था और ना पैतृक, अपितु उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित भी किया जाता था। दूरस्थ प्रदेशों के मुक्ताओं का साधारणतया 2 या 3 वर्षों में ही स्थानांतरण कर दिया जाता था, परंतु सुल्तान और मुक्ता के क्या संबंध होंगे, यह सुल्तान की शक्ति पर निर्भर करता था। यदि सुल्तान शक्तिशाली होता था तो मुक्ता उसकी शक्ति का आधार बनते थे, परंतु दुर्बल शासकों के समय यही मुक्ता साम्राज्य के विघटन और राजवंशों के परिवर्तन के कारण भी बन जाते थे। इस प्रकार से हमने सल्तनत कालीन जो अमीर वर्ग थे, जिन्हें हम एलीट क्लास कहते हैं, उनकी कार्यप्रणाली और उनकी स्थिति के बारे में देखा।
समस्त व्यवस्था थी उनकी एकता और इससे उनके पद से संबंधित, उनका एक निष्कर्ष देखेंगे। तो हम इन अध्ययनों के पश्चात जब इसका निष्कर्ष करते हैं तो हम पाते हैं कि दिल्ली में सल्तनत काल के दौरान अमीर वर्ग की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। अमीर वर्ग विभिन्न प्रांतों के प्रांतपति तथा सैन्य पदाधिकारी के रूप में नियुक्त होकर सुल्तान को शासन कार्यों में सहायता प्रदान करते थे। अमीर की स्थिति विभिन्न शासकों के काल में भिन्न भिन्न रही। दिल्ली के सुल्तानों की शक्ति जब तक मजबूत रही, इन मुख्ताओं अथवा अमीरों ने उनका भरपूर साथ दिया। परंतु जैसे जैसे उन सुल्तानों की शक्ति क्षीण होने लगी, इन अमीरों ने स्वयं को सुल्तानों से मुक्त घोषित करना शुरू कर दिया तथा सुल्तानों की अवज्ञा भी शुरू कर दी। इस प्रकार से यह सल्तनतकालीन सुल्तानों के लिए एक मजबूत आधार के रूप में देखा जाता है। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान योग्य होते थे तो ही यह एक मजबूत संस्था के रूप में उनकी सहायता करते थे। लेकिन जब दुर्बल उत्तराधिकारी सुल्तान बनते थे तब ये वली या आमिर अपनी अपनी शक्ति को बढ़ा लेते थे और विद्रोह तक कर देते थे, जिससे सल्तनतकालीन शासकों की स्थिति और उनके स्थायित्व को गहरा धक्का भी लगता था। आगे चलकर ये शासकों के परिवर्तन एवं राजवंशों के परिवर्तन का भी एक महत्वपूर्ण कारक बना। तो हम अपने इस विषय को यहाँ विराम देंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस विषय को अच्छी से समझ गए होंगे। अगर इससे संबंधित आपको कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे और हम अगले क्लास में एक नए विषय के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहेंगे। धन्यवाद।